हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियाँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका जब अपने लैब से अपने कमरे में जा रही थी, तभी अनिका को एक अनजान नंबर से कॉल आता है और सामने वाला अनिका को मिलने की रिक्वेस्ट करता है। वैसे तो अनिका अब किसी से भी नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन कुछ दिन के बाद सोचने के बाद अब अनिका उस इंसान को हाँ कर देती है। अनिका अब उससे कहती है, ठीक है, मैं अभी के लिए बिजी हूँ, लेकिन हाँ, जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तुम्हें कॉल करके बता दूंगी मैं तुमसे कहाँ पर मिल सकती हूँ और कहाँ पर नहीं, और कौन सा वेन्यू होगा और क्या टाइम होगा। मैं तुम्हें यह सब मैसेज पर ही अपडेट कर दूंगी या फिर मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। यह कहते हुए अब अनिका अपना फोन रखने को होती है। अनिका उसे अब कहती है, अभी मैं बिजी हूँ, लेकिन जैसे ही फ्री होती हूँ मैं तुम्हें यह इसके बारे में बता दूंगी। अनिका ने यह बात इसलिए कही थी कि वह इंसान से मिलने जाने से पहले एक बार इंस्पेक्टर अब्बास से इस बारे में बात करना चाहती थी। अनिका इस बारे में एक बार अच्छे से सोच लेना चाहती थी, क्योंकि अनिका यहाँ पर सडनली ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहती थी जिसके बारे में बाद में अनिका को उसके लिए पछताना पड़े, क्योंकि सामने वाला इंसान कौन था, कैसा था, कौन नहीं था, उसके बारे में अभी तक अनिका को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जैसे ही अनिका ने उसको खुद फोन करने के बारे में कहा, तो उस अनिका की बात सुनकर सामने से विवेक ने कहा, नहीं मैडम, अगर आप अभी नहीं मिल सकती तो फिर उसके बाद मैं आपसे कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। अगर आप मुझसे मिलना चाहती हैं, अगर मैं आपको जो कुछ भी बताना चाहता हूँ, अगर आप उसके बारे में जानना चाहती हैं, तो आपको आज और अभी इसी टाइम ही मिलना होगा। मेरा आपसे मिलना आज ही इसी वक्त ही बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर मैं आज आपसे नहीं मिल पाया तो उसके बाद कोशिश करिएगा कि आप मुझे दोबारा कभी भी कांटेक्ट मत कीजिएगा। अब अनिका उस आदमी की यह बात सुनकर थोड़ी देर के लिए तो हैरान हो जाती है, लेकिन अभी अनिका यहाँ पर कुछ नहीं कहती। फिर वह आदमी आगे से कहता है, मैडम, अभी नहीं तो, और हाँ, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट खुद करने की कोशिश मत करना, नहीं तो हो सकता है कि यह मेरे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर अनिका विवेक की बात सुनकर कुछ देर के लिए तो हैरान हो गई थी, लेकिन तभी अनिका फोन पर वो अभी कुछ सोच ही रही थी इस बारे में, लेकिन तभी उसके फोन पर कुछ आवाजें सुनाई देती है। विवेक के पीछे से वहाँ उसे कोई बुला रहा था। यह बात अनिका ने साफ साफ फोन के थ्रू सुन ली थी। अब अनिका के कानों में विवेक की आवाज और भी धीमी आने लग जाती है। अब उसने कहा कि मैं आपसे अब और बात नहीं कर सकता, यह अब खतरे से खाली नहीं होगा। मैं आपको एक लोकेशन भेज रहा हूँ, आप प्लीज 1 घंटे के अंदर वहाँ पर आकर मुझसे मिलिए। अगर आप मुझसे आकर आज ही मिल सकती हैं, तो विवेक ने अनिका को इस कॉल पर ही सब कुछ बता दिया था कि वह अनिका से कहाँ मिलने वाला है, और उसने उसको टाइम भी बता दे दिया था। लेकिन अब यह सब अनिका के ऊपर था कि अब अनिका उससे मिलना चाहती है या नहीं। अनिका यहाँ पर वैसे तो विवेक को मना करना चाहती थी, लेकिन बात निर्दोष लोगों की जान की थी, क्योंकि अनिका यहाँ पर नहीं चाहती थी कि किसी भी ऐसे निर्दोष लोगों की जान खतरे में आए जिन पर यह खतरनाक एक्सपेरिमेंट हो रहा था। अनिका ने खुद उस डीएनए में यह चेक किया था कि यह एक बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट था, जो कि इन्हें निर्दोष लोगों के ऊपर, मासूम लोगों के ऊपर किया जा रहा था। इसमें न जाने कितने ही लोगों की मृत्यु हो रही थी, कितने ही लोग इसके वायरस से संक्रमणित हो रहे थे। उन सब के बारे में सोचते हुए अब अनिका ने विवेक को हाँ कर दी उससे मिलने के लिए। इधर दूसरी तरफ भूमिका के कमरे में भूमिका, जो कि सोफे पर पहले ही सो गई थी, लेकिन निखिल के आने के बाद अब उसकी नींद खुल चुकी थी, इसलिए वह निखिल से कहती है, ठीक है, बताओ, तुम्हें मुझसे ऐसे क्या बात करनी थी जो तुम इतनी रात को मेरे कमरे में यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आ
निखिल अपनी बात कुछ कहने के लिए अपना मुंह भी खोल पाता कि तभी भूमिका के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। जैसे ही भूमिका दरवाजा खोलती है तो सामने रोहित खड़ा होता है। रोहित को देखकर भूमिका एकदम से हैरान हो जाती है। भूमिका कुछ भी नहीं समझ पाती कि आखिर रोहित अचानक से आज इतनी रात को उसके कमरे के बाहर क्या कर रहा है। भूमिका अब रोहित को देखकर कहती है, रोहित तुम यहाँ पर? वैसे अगर तुम्हें कोई काम था तो तुम मुझे कह देते, मैं तुम्हारे पास आ जाती। रोहित इस वक्त बहुत ही गुस्से में था। रोहित इस वक्त दरवाजे पर खड़ा होकर भूमिका से कुछ भी नहीं करता है, इसलिए अब वह भूमिका के कमरे के अंदर आ जाता है। रोहित जब कमरे के अंदर आता है तो वह देखता है कि वहाँ पर निखिल पहले से ही मौजूद था। रोहित अब निखिल की तरफ ध्यान न देते हुए अब सीधा ही भूमिका से कहता है, क्यों? क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ? क्या मुझे अपने ही घर में किसी भी हिस्से में जाने के लिए क्या मुझे किसी की परमिशन लेनी होगी? रोहित का यह सवाल बड़ा ही रूडली था, जो एक पल के लिए तो भूमिका को बहुत ही अजीब लगा था। लेकिन अब यहाँ पर भूमिका इसके बारे में कुछ नहीं कहती, क्योंकि कहे तो रोहित ठीक ही रहा था कि यह उसका खुद का ही घर है और यहाँ उसे अपने खुद के घर में आने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। हाँ, वह बात अलग थी कि यह कमरा यहाँ पर भूमिका का था। रोहित ने यह बात इतने गुस्से में कही थी कि रोहित का गुस्सा देखकर अब भूमिका भी एकदम से सपका जाती है। अब भूमिका को भी कुछ समझ में नहीं आता कि वो अब रोहित की इस बात का क्या जवाब दे और क्या जवाब नहीं दे, क्योंकि भूमिका को यहाँ पर रोहित का गुस्सा होना समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आज रोहित उसने इतने गुस्से में बात क्यों कर रहा है, क्योंकि नॉर्मली रोहित कभी भी ऐसे भूमिका से बात नहीं करता था। वह उसे अपनी एक सगी बहन की तरह ट्रीट करता था। अब भूमिका इन्हीं सब ख्यालों में थी, लेकिन अब भूमिका धीरे से कहती है, लेकिन रोहित मेरा वह मतलब नहीं था, मैं तो बस अनिका। भूमिका ने बस इतना ही कहा था। तभी रोहित बीच में ही भूमिका को रोकते हुए कहता है, क्या वो? मैं तुमसे यहाँ पर कुछ बात करने के लिए आया हूँ। तभी भूमिका रोहित की बात सुनकर कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें कोई काम है तो ठीक है। इससे क्योंकि भूमिका यहाँ पर बहुत ही सहमी हुई थी, वह हड़बड़ाकर बोल रही थी। तभी रोहित का गुस्सा देखकर अब भूमिका और भी ज्यादा सकपका गई थी। अब रोहित भूमिका से आगे कुछ कह पाता कि तभी रोहित का फोन बजने लग जाता है। रोहित अब अपने फोन को अपने जेब से निकालकर देखता है तो उस पर आकाश का कॉल आ रहा था। आकाश के कॉल को देखकर अब क्योंकि यहाँ पर रोहित भूमिका से कुछ बात करने के लिए आया था, लेकिन इस समय वह अब यहाँ पर आकाश से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर सबसे जरूरी रोहित का भूमिका से बात करना था। और इस बीच में वह यहाँ पर कॉल को कनेक्ट करके अब यहाँ पर कहीं न कहीं अपने बात से नहीं भटकना चाहता था, इसलिए वह आकाश के कॉल को न उठाकर रोहित उसे अपने पॉकेट में ऐसे ही डाल लेता है, क्योंकि रोहित किसी से भी बात करने के अभी मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वह भी केवल यहाँ पे भूमिका से ही बात करना चाहता था। इसलिए रोहित ने फोन को वापस से अपनी जेब में रखा और एक बार फिर भूमिका की तरफ देखकर कहने लगा, भूमिका इतना सब हो गया है और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? रोहित की यह बात सुनकर कहीं न कहीं भूमिका अब एकदम से हैरान हो गई थी। भूमिका अब समझ जाती है कि आखिर रोहित किस बारे में बात कर रहा है। अभी भूमिका चुप ही थी, तभी रोहित आगे कहता है, क्या तुम में से किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि इस बारे में मुझे पता होना जरूरी है? यह कहते हुए अब रोहित निखिल की तरफ ही देखता है, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट में जब वह एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें उसके टीममेट निखिल भी, भूमिका भी और अनिका के साथ ही थे। भूमिका अब समझ जाती है कि रोहित यहाँ पर ही शायद इसी बात से नाराज है, इसलिए वह रोहित से कहती है, रोहित मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मुझे अनिका ने तुम्हें सब कुछ बताने से पहले ही मना कर दिया था। इसमें अब मैं क्या करती? भूमिका की यह बात सुनकर अब रोहित और भी बहुत ही गुस्सा बढ़ जाता है और अब वह भूमिका
से कहता है, भूमिका, क्या तुम्हारे पास खुद का दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें एक बार भी खुद का दिमाग नहीं लग रहा था? यह बात तुम्हें मुझसे छिपानी चाहिए या नहीं? रोहित की यह बात सुनकर अब भूमिका के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे सिवाय यहाँ सॉरी के। अब वह रोहित से कुछ भी नहीं कह पाती। वह बस रोहित को ही देखे जा रही थी, क्योंकि कहीं आज उसको रोहित का गुस्सा फेस करना पड़ रहा था, जो उसने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि कभी रोहित भी उसके ऊपर इतना गुस्सा कर सकता है। रोहित के गुस्से को देखकर अब यहाँ पर भूमिका की आंखों में थोड़ा सा पानी आ जाता है, जो साफ साफ निखिल देख पा रहा था। लेकिन रोहित के सामने निखिल की भी हिम्मत नहीं होती कि वह भूमिका या रोहित के बीच में कुछ भी बोले। अब दिखने को तो रोहित को भी भूमिका की आंखों में यह आंसू दिख गए थे, लेकिन वो अब कहता है, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, भूमिका, तुम्हें तो पता ही है ना कि अनिका की तो आदत है, वह अपनी परेशानी अपने तक सीमित रखती है। वह कभी अपनी परेशानी में किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। वह मैं ही क्यों ना हो। वैसे तो सबकी हेल्प करती रहती है, सबके लिए एक ढाल बनकर खड़ी हो जाती है, लेकिन जब बात उसकी आती है तो वह अपनी सभी समस्याओं को अपने ही लेवल पर हल करने की सोचती है। जब तक उसे जरूरत नहीं होती दूसरे बंदे की, दूसरे इंसान की, तब तक वह किसी से भी अपनी बात को शेयर नहीं करती। लेकिन भूमिका, मुझे यहाँ तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अगर तुम अनिका के साथ थी तो तुम कम से कम मुझे बता सकती थी। अनिका के सामने ना सही, लेकिन तुम पीछे तो मुझसे बता देती। अरे 2 दिन हो चुके हैं, वह तो अच्छा हुआ मैंने उसका घाव देखा है। अगर मैं उसका घाव नहीं देखता तो शायद मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं चलता। रोहित के मुंह से यह बात सुनने के बाद अब भूमिका एकदम से हैरान हो जाती है। अब भूमिका सोचती है कि क्या सच में अनिका ने रोहित को कुछ भी नहीं बताया, खुद से भी, क्योंकि अनिका ने तो उससे कहा था कि अगर मुझे लगेगा तो मैं मिस्टर मारवा को इसके बारे में सब कुछ बता दूंगी। अनिका की इस बात से भूमिका ने भी यही सोचा था कि यह रोहित और अनिका के बीच का मामला है, इसलिए मुझे यह अनिका पर ही छोड़ देना चाहिए। शायद अनिका रोहित को खुद बता देगी। लेकिन यहाँ पर भूमिका ने भी यह खुद नहीं सोचा था कि अनिका यह बात भी रोहित मारवा यानी कि उसके भाई रोहित से भी छिपा लेगी। भूमिका यहाँ पर अब सब कुछ समझ जाती है कि यहाँ पर रोहित का गुस्सा तो जायज ही था, क्योंकि रोहित अनिका से प्यार जो इतना करता था, यह साफ साफ भूमिका तो क्या पूरे ही परिवार को दिखता था कि अगर अनिका को कुछ भी हो जाता था तो रोहित रातों की नींद उड़ जाती थी। रोहित की बेचैनी सबको देखने के लिए मिलती थी, इसलिए यहाँ पर रोहित का गुस्सा अब भूमिका को जायज लग रहा था। अब रोहित ऐसे ही भूमिका को चुप होते हुए देखकर अब रोहित फिर से कहता है, अब तुम क्या सोचने लग गई भूमिका? मुझे तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कम से कम तुम तो मुझे बता सकती थी कि अनिका के हाथ में गोली लगी है, और तुम में से किसी ने भी मुझे कुछ भी बताना सही नहीं समझा। रोहित अब गुस्से में और भी कहता है, तुम तो कहने को मुझे भाई कहती हो ना, भाई हूँ ना मैं तुम्हारा, तो फिर तुमने आज एक भाई को एक पल में ही ऐसे कैसे अजनबी बना दिया? अरे अनिका की आदत है, यह तो तुम अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन अगर तुम मुझे इसके बारे में कुछ भी बता देती तो क्या हो जाता? क्या होता इससे ज्यादा कि अनिका तुमसे थोड़ी ही देर के लिए गुस्सा करती। क्या तुम अपने भाई के लिए अनिका का थोड़ी देर के लिए भी गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्या? रोहित अब यह सब बोलने ही जा रहा था, जिसे अब सुनना कहीं न कहीं भूमिका को और भी गिल्ट फील करा रहा था। एक तो भूमिका पिछले 2 दिनों से पहले ही बहुत ही परेशान थी। उसके दिल में और दिमाग में वही बातें घूम कर रही थी। ऊपर से अब रोहित की यह बात और सुनकर अब वह किसी ट्रॉमा से कम नहीं था। भूमिका के लिए भूमिका बस एक पत्थर के मूरत के जैसे बस सीधी खड़ी रहती है। वह भूमिका जो हमेशा ही सब पर चिल्लाती रहती थी, सभी को टपलियां मारती रहती थी, सब पर ही गुस्सा करती रहती थी, लेकिन आज रोहित के सामने हुआ भूमिका आज बिल्कुल से शांत खड़ी थी। बिल्कुल से ना तो उसकी आवाज आ रही थी
वह एक ऐसे पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी हुई थी जिसमें मानो उसमें प्राण ही ना हो। अब रोहित फिर से कहना शुरू करता है, ओके भूमिका, तुमने मुझे जो नहीं बताया वह नहीं बताया, लेकिन कम से कम अब तो मुझे यह बता दो कि यह सब हुआ कैसे था। रोहित की बात सुनकर अब भूमिका एकदम से अपने सेंस में आती है और वह अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और फिर रोहित को उन लोगों के बारे में सब कुछ बता देती है कि पिछले 2 दिन में वह मेंटल हॉस्पिटल के लिए निकले थे। वहाँ पर शक था कि कुछ लोगों पर एक जानलेवा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। मुझे नहीं पता अनिका ने तुम्हें इसके बारे में कुछ बताया या नहीं, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के बारे में वह हम पर उस मेंटल हॉस्पिटल में ही कुछ सुराग ढूंढने के लिए गए हुए थे, लेकिन जब हम वहाँ से लेकर निकले ही थे तो तभी हमारे ऊपर किसी ने पीछे से गोलियां चला दी। मुझे यह नहीं पता कि वह गोली मुझ पर चली थी या हमारी पूरी टीम पर चली थी, लेकिन उस टाइम उस गोली का निशाना मैं थी। भूमिका यहाँ पर अब रोहित को सब कुछ विस्तार से बता देती है। अब भूमिका आगे कहती है, लेकिन रोहित, वो गोली जैसे ही मुझे लगने वाली थी तभी मुझे साइड में हटाते हुए अनिका एकदम से बीच में आ गई और गोली अनिका के बाजू को छूकर निकल गई थी। यह सारी बातें बता देने के बाद भूमिका फुट कर रोहित के सामने रोने लग जाती है और कहती है, सॉरी रोहित, यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर अनिका वहाँ पर मुझे नहीं बचाती तो शायद वह गोली अनिका को नहीं लगती। अनिका को वह गोली मेरी वजह से लगी है। भूमिका का चेहरा यहाँ पर आंसुओं से बिल्कुल भीग चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल से लाल हो चुकी थी। भूमिका यहाँ पर अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी। ऐसे भूमिका को टूटते हुए आज तक रोहित तो क्या, किसी ने भी ऐसे उसे टूटते हुए नहीं देखा था। हालांकि निखिल ने देखा था, लेकिन अब निखिल भी यहाँ रोहित के सामने अब कुछ नहीं कर सकता था। निखिल का भूमिका को ऐसे देखकर निखिल को खुद ऐसे महसूस हो रहा था जैसे यहाँ पर भूमिका नहीं बल्कि निखिल टूट चुका हो। लेकिन रोहित के सामने कुछ भी करने की अब निखिल में भी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसे भूमिका को टूटता हुआ देखकर अब कहीं न कहीं अब रोहित को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अब समझ जाता है कि उसने कुछ ज्यादा ही गुस्सा यहाँ पर भूमिका के ऊपर उतार दिया है। रोहित का पिछले दिन का जो कुछ फ्रस्ट्रेशन था, एक तो पहले जो अनिका ने उसको लंच के लिए छोड़कर चली गई थी, हालांकि उसमें रोहित की ही गलती थी, लेकिन अगर रोहित अपनी वो गलती मानता भी, अगर वह रोहित अनिका को मनाता भी तो अनिका ने रोहित को वह भी मौका नहीं दिया था। ऊपर से अनिका ने खुद के ऊपर लगी गोली की बात को भी रोहित से छुपा लिया था। इससे उसको एक गुस्सा भी अनिका के ऊपर आ रहा था। ऊपर से अनिका अब 2 दिन से सीक्रेट लैब में ही काम करने में लगी हुई थी, जिससे अब रोहित ना तो अनिका से बात कर रहा था और ना ही अनिका को देख पा रहा था। यह तो 2 दिन पता नहीं रोहित के लिए 2 साल के बराबर थे। रोहित ने यह 2 दिन कैसे निकाले हैं वह तो बस रोहित ही जानता था, और इन्हीं सब चीजों का फ्रस्ट्रेशन आज उसका भूमिका के ऊपर उतर गया था। अब रोहित को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने आज यह कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने सब चीजों का ब्लेम सिर्फ भूमिका के ऊपर डाल दिया था। अब उसके आंसू देखकर रोहित का भी दिल पसीजने लगा था। अब रोहित भूमिका के सिर पर अपना हाथ रखता है और कहता है, सॉरी भूमिका, जो हुआ उसे भूल जाओ, और तुम तो अनिका को अच्छी तरह से जानती ही हो ना। कितने साल हो गए हैं तुम्हें उसके साथ काम करते हुए। अब इससे ज्यादा और अब मैं क्या ही तुम्हें कह सकता हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो शायद अनिका यही करती। यह तो अनिका से एक्सपेक्ट करना जायज ही है, इसलिए तुम्हें अपने आप को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, तुम मुझसे एटलीस्ट एक तो प्रॉमिस करो, आगे जो कुछ भी होता है तुम मुझसे कभी भी कोई भी बात नहीं छुपाओगी, चाहे वह बात मुझे बताने लायक हो या नहीं हो। अगर वह बात अनिका से रिलेटेड हो तो तुम सबसे पहले उसके बारे में मुझे बताओगी, जो यह अब की बार हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यह दोबारा फिर से न दोहराया जाए। मुझे अनिका के बारे में हर एक अपडेट चाहिए। अनिका का बिहेवियर, अनिका का
जानते हैं, लेकिन तुम तो मुझे समझ ही सकते हो ना कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। रोहित की यह बात सुनकर अब भूमिका अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और कहती है, ओके रोहित, मैं वादा करती हूँ आगे से हर छोटी से छोटी अपडेट, चाहे वह अनिका से रिलेटेड कितनी भी जरूरी हो या कितनी ही जरूरी ना हो, मैं तुम्हें हर एक बात पहले से ही बता दूंगी, चाहे उसके लिए अनिका मुझे कितना ही मना क्यों न करे। अब रोहित भी भूमिका की बात से सहमत होता है और भूमिका का हाल अब बहुत ही बुरा हो चुका था, क्योंकि भूमिका बहुत ही ज्यादा रो चुकी थी। अब रोहित से उसका और यह ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी और अब रोहित को समझ भी नहीं आ रहा था कि वह आखिर ऐसा क्या करे जिससे कि भूमिका अब थोड़ा सा रिलैक्स फील करे। अब रोहित वहाँ पर कुछ और न करते हुए सिर्फ निखिल की तरफ देखता है और निखिल को इशारों ही इशारों में भूमिका को शांत करने के लिए कहता है। जैसे ही रोहित निखिल की तरफ देखता है तो निखिल भी रोहित की बात को समझ जाता है और वह जस्ट एक हल्के से अपनी गर्दन हिलाकर हाँ करता है और यह देखते ही अब रोहित भूमिका के कमरे से बाहर निकल जाता है। अब रोहित यहाँ से जाना ही बेटर समझता है, क्योंकि उसने पहले ही भूमिका को इतना हर्ट कर दिया था। उसने पहले ही हर चीज का ब्लेम भूमिका के ऊपर डाल दिया था। भूमिका की पहले से ही क्या हालत हो रही थी, अब रोहित को यह बात समझ में आ रही थी। उसका गिल्ट भी अब रोहित के मन में था, लेकिन अब वह यहाँ पर कुछ और नहीं कर सकता था, इसलिए उसने भूमिका और निखिल को अकेला छोड़ना ही बेहतर समझा और फिर वह जल्दी से उल्टे पैर वहाँ से भूमिका के कमरे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही रोहित बाहर आकर अब अपना फोन देखता है तो जब रोहित ने अपना फोन अपने पॉकेट में डाला था तो वो फोन को पॉकेट में डालते हुए फोन के स्क्रीन पर टच होने के बाद कॉल कनेक्ट हो गया था, लेकिन उधर से आकाश को रोहित के हेलो की आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि वहाँ पर जो भी मामला चला हुआ था आकाश वह सारी ही बातें सुन रहा था। रोहित जब अपना फोन निकाल के देखता है तो उसमें देखता है कि आकाश का कॉल चल रहा था। शायद जब रोहित ने फोन को वापस जेब में रखा तो वह गलती से कनेक्ट हो गया था। वहीं इधर गुलेरिया हाउस में अब तक श्रेया ने भी आकाश से कई बार ही पूछ लिया था कि रोहित ने क्या कहा है। बताओ ना आकाश, रोहित ने क्या कहा है, लेकिन आकाश कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। अब श्रेया आकाश को कुछ भी बोलते हुए ना देखकर अब श्रेया काफी इरिटेट हो गई थी। अब वो एकदम से इरिटेट होकर चिल्लाते हुए आकाश से कहती है, आकाश, क्या आप सुन रहे हो? क्या आपके कानों में मेरी आवाज जा रही है? आकाश, हुआ क्या है? क्या तुम मुझे कुछ बताओगे? कितनी देर से बस इस फोन को कान पर लगाकर खड़े हो, ना तो कुछ तुम बोल रहे हो और ना ही कुछ बता रहे हो। मैं कब से तुमसे पूछ रही हूँ, तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? श्रेया की बातें सुनने के बाद अब आकाश एक गहरी सांस लेता है और फिर कहता है। सबसे पहले वह फोन को डिस्कनेक्ट करता है और फिर श्रेया से कहता है, शायद मिस्टर मारवा ने गलती से फोन को कनेक्ट कर दिया है, जबकि वह खुद बात नहीं कर रहे थे। अब आकाश की बात सुनकर अब श्रेया कहती है, तो ठीक है, फिर अगर तुम्हारी रोहित से बात नहीं हुई तो एक बार फिर से तुम रोहित को कॉल कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? श्रेया के कहने के बाद अब आकाश के चेहरे की तरफ श्रेया देखती है तो आकाश का चेहरा काफी परेशान और हैरान नजर आ रहा था। उसके माथे की लकीरें साफ साफ दिख रही थी। अब श्रेया उसके चेहरे की तरफ देखकर उसके माथे की लकीरों को देखकर अब ये कहती है कि तुम्हारे माथे पर यह चिंता की लकीरें क्यों नजर आ रही है मुझे? आकाश, क्या हुआ है? आखिर ऐसा क्या तुमने फोन पे कुछ ऐसा वैसा कुछ सुना है क्या? क्योंकि तुम खुद कह रहे हो कि रोहित की तुम्हारे से बात नहीं हुई, लेकिन जब से तुमने इस फोन को अपने कान में लगाया है तब से ही मुझे तुम्हारी यह माथे की लकीरें नजर आ रही है। मुझे तुम परेशान नजर आ रहे हो। आकाश, ऐसा क्या हुआ है? श्रेया की बातें सुनकर आकाश अब एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर श्रेया से कहता है, मुझे मिस्टर मारवा की बातों से पता चला है कि अनिका को गोली लगी है। अनिका को गोली लगने की बात ही सुनकर श्रेया एकदम से बुरा हाल हो जाता है। श्रेया अब यहाँ पे हाइपर हो जाती है और अब श्रेया आकाश से कहती है, क्या यह तुम क्या बात कर रहे हो? अनिका को गोली लगी है? लेकिन कैसे, क्यों, कब? और अब तक
इस बारे में पता क्यों नहीं चला? यहाँ पर श्रेया को इतना हाइपर होते हुए देखकर अब आकाश श्रेया को शांत करते हुए कहता है, श्रेया प्लीज पहले तुम शांत हो जाओ। अभी तक तो इस बारे में मुझे भी अच्छे से पता नहीं है। पहले हमें इसके बारे में अच्छे से पता करना होगा कि यह बात कितनी सही है और कितनी झूठ है। लेकिन वहाँ पर जो भी बात हो रही थी उसमें वहाँ पर रोहित भूमिका से बात कर रहा था और भूमिका से पूछ रहा था कि तुमने इस बारे में, यानी कि अनिका के बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यहाँ पर रोहित की बातों से यह साफ साफ पता चल रहा था कि रोहित यहाँ पर भूमिका पर गुस्सा कर रहा था और भूमिका से नाराज भी था। आकाश की यह बात सुनकर अब एकदम से श्रेया और भी ज्यादा घबरा जाती है और फिर कहती है, तो अब क्या करेंगे? अभी तक उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन क्यों? क्या अब हम अनिका के लिए इतने पराये हो गए हैं कि अनिका ने खुद हमसे इस बारे में, हालांकि मानती हूँ कि शायद रोहित को इसके बारे में न पता चला हो, क्योंकि रोहित के गुस्से से यह साफ साफ पता चल रहा था, लेकिन अनिका ने हमें इस बारे में अब तक क्यों नहीं बताया? आकाश भी अब श्रेया के इस सवाल से एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि आकाश को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह इसका क्या आंसर करे, इसका क्या जवाब दे। अब आकाश कहता है, पता नहीं श्रेया क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। यहाँ पर हम सबकी मुसीबतों में हमारा साथ देने के लिए अनिका आ जाती है, लेकिन जब खुद अनिका पर कोई भी मुसीबत आती है तो वह हम में से किसी को भी बताना जरूरी नहीं समझती। मुझे तो कई बार अनिका का वह नेचर ही बहुत ही अजीब लगता है। आखिर क्यों? क्या हम उसके अपने नहीं हैं? अरे हमारी तो पूरी फैमिली अनिका को कितना प्यार करती है। आखिर हमारे घर की गुलेरिया परिवार की इकलौती बेटी जो अनिका है, वो पता नहीं, मुझे तो कई बार अनिका का यह नेचर ही बहुत ही अजीब लगता है। आकाश अब आगे कहता है, पता नहीं श्रेया, अभी रोहित भी मुझे गुस्से में ही लग रहा था। मुझे लग रहा है कि शायद हमें तो छोड़ो, हम तो फिर भी दूसरे घर में रह रहे हैं, लेकिन अनिका तो रोहित को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। वह उसके गुस्से के साथ पता चल रहा था, रोहित के गुस्से से पता चल रहा था कि रोहित को भी यह बात कहीं और से ही पता चली हो। अब श्रेया आकाश की बात सुनकर कहती है, अनिका हमेशा से ही ऐसी है। आकाश, जब से मेरी और उसकी दोस्ती हुई है, मैं तो तब से ही उसको ऐसे ही देखती हुई आ रही हूँ। अपनी परेशानी अनिका किसी को भी बताना नहीं चाहती, लेकिन किसी और के प्रॉब्लम में उसके साथ वह हमेशा से ही खड़ी रहती है, जैसे कोई अपना खड़ा होता है। उसे दूसरे की परेशानी अपनी ही परेशानी लगती है, और जब तक वह उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर देती, तब तक अनिका उस इंसान के लिए दिन रात एक कर देती है। लेकिन जब अनिका पर कोई भी मुसीबत आती है या अनिका किसी भी बात को लेकर परेशान होती है, तो अनिका इसकी भनक भी किसी दूसरे इंसान को, यानी यहाँ तक कि अपनी फैमिली तक को भी नहीं लगने देती। श्रेया की यह बात सुनकर अब आकाश गुलेरिया कहता है, हाँ, कहीं न कहीं उसमें यह सारे के सारे गुण उसकी माँ के ही आए हुए हैं, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा, जहाँ तक मैंने पापा से सुना है, स्वाति मल्होत्रा कुछ ऐसी ही है। स्वाति मल्होत्रा के साथ भी पता नहीं कितना कुछ हुआ था उस टाइम पर, लेकिन उसकी माँ ने भी, मतलब अनिका की माँ ने भी इस बारे में कभी भी पापा को खबर तक नहीं लगने दी थी, और सारी ही परेशानियों से वह अकेली ही लड़ती रही। इसलिए तो वह पापा से दूर हो गई थी। पापा को भी इसके बारे में कोई भी भनक नहीं लगी थी। अनिका में सारे के सारे गुण उसकी माँ के ही आए हुए हैं। शायद यही एक कारण है कि अनिका न तो किसी फैमिली वाले को और न ही किसी अपने को, किसी को भी अपने परेशानियों के बारे में नहीं बताती। या तो हो सकता है कि वह किसी को भी अपनी परेशानी में परेशान नहीं करना चाहती होगी, या उसे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वह अपनी हर चीज को खुद ही सॉल्व कर लेगी। वह इसमें किसी दूसरे को परेशान क्यों करे। यहाँ पर श्रेया और आकाश जब आकर आपस में यह बातें कर रहे थे, जब श्रेया कह रही थी कि अनिका दूसरों की परेशानी में ही उसके साथ खड़ी रहती है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम कभी किसी को नहीं बताती, तब करण ने श्रेया की यह बात सुन ली थी
अब करण भी आकाश की बात से सहमत होते हुए कहते हैं, उसके सारे के सारे गुण अनिका में उसकी माँ के ही आए हुए हैं। मेरा कोई भी गुण नहीं आया, क्योंकि स्वाति भी ऐसी ही थी। उसने भी कभी अपनी परेशानी मुझे कभी भी नहीं बताई। मुझे तो क्या, किसी को भी पता तक नहीं चलने दी। कहीं न कहीं करण गुलेरिया को भी आज यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि स्वाति को खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से खतरा था। तब उसने करण गुलेरिया को कुछ भी क्यों नहीं बताया था। अब करण अपने पश्चाताप में अब कहीं न कहीं आज करण की बातों से ही यह साफ साफ पता चल रहा था। अब करण आगे बताते हैं, जब स्वाति के ऊपर ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का इतना सारा प्रेशर आया हुआ था, उसके ऊपर इतना बड़ा खतरा था, जबकि मुझे तो यह भी नहीं पता था कि वह प्रेग्नेंट है। लेकिन उसने वहाँ पर किसी को कुछ भी न बताकर, किसी से भी कोई भी मदद न करके उस खतरे को भी अपने आप ही हैंडल करना चाहा। काश अगर उस टाइम स्वाति मुझे बता देती तो शायद आज वह मेरे पास होती। शायद मैं इतने साल तक अपनी बेटी से दूर नहीं रहता। करण मन ही मन सोचता है कि अगर स्वाति उस वक्त उसे उसके बारे में सब कुछ बता देती तो वह दोनों मिलकर उस मुसीबत से कब का बाहर निकलने का रास्ता खोज लेते। लेकिन स्वाति मल्होत्रा ने ना तो करण गुलेरिया को कुछ बताया था, बल्कि उसने तो करण और अपनी फैमिली तक को छोड़ दिया था। यहाँ करण गुलेरिया का साथ लेने की बजाय वह तो अपने परिवार से ही हमेशा के लिए दूर हो गई थी, ताकि उसके परिवार पर इसका कोई भी खतरा न पड़े। करण अब अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, पता नहीं स्वाति में ऐसा कौन सा खून है जो वह उसे इतना मजबूत बना के रखता है। इतना सब सोचने के बाद अब करण वहीं पर खड़ा होकर अपने ही मन में सोचने लग जाते हैं। साथ में वह पश्चाताप के आंसू कहीं न कहीं अब उसकी आंखों में भी नजर आने लगे थे। अब करण अपने मन में सोचते हैं, स्वाति ने ना तो कभी करण को इसके बारे में कुछ भी बताया, बल्कि उसने तो करण और अपनी फैमिली को छोड़ने तक का ही डिसीजन ले लिया था। उसके बाद वह कभी भी किसी के भी सामने नहीं आई थी, जिससे उन पर कोई मुसीबत न आए। और यहाँ तक कि उसने गौतम जैसे इतने घटिया इंसान के साथ शादी कर खुद को करण की नजरों में भी बेवफा साबित कर दिया था, ताकि करण कहीं अपनी लाइफ में फिर से दोबारा से सेट हो जाए। कि यह सोचकर कि स्वाति ने करण के साथ एक बहुत ही बड़ा धोखा दिया है, वह कितनी जल्दी से उसकी लाइफ से निकल गई थी, यह तो खुद स्वाति ही जानती थी। लेकिन यहाँ पर करण के लिए तो हर एक दिन एक सजा से बढ़कर हो गया था। जब तक अनिका करण की जिंदगी में नहीं आई थी, तब तक तो करण को यही लगता था कि स्वाति ने ही उसे धोखा दिया है, और इसी गम में करण भी बिस्तर तक बैठ गया था। अब करण के जीने की भी वहाँ पर कोई भी आस नहीं थी। करण हमेशा हर दिन स्वाति के किए हुए धोखे को याद कर करके हमेशा से ही अपने आप को कोसता रहता था। जब तक अनिका की करण गुलेरिया से बात नहीं हुई थी, तब तक करण गुलेरिया यही सोचते थे कि स्वाति उसको धोखा देकर किसी और के साथ चली गई है। करण अभी अपनी सोच में खोया हुआ ही था कि तभी नंदिनी की आवाज उसका ध्यान तोड़ती है। यही सब बातें अब नंदिनी को भी पता चल चुकी थी। अब नंदिनी कहती है, हमें लगता है कि हमें अनिका का हालचाल लेने के लिए मारवा हाउस के लिए जाना चाहिए। नंदिनी की बात पर वहाँ पर श्रेया और आकाश दोनों ही सहमत होते हैं। अब आकाश करण गुलेरिया से कहते हैं, पापा मुझे भी लगता है कि भाभी यहाँ पर ठीक कह रही है। हमें एक बार जाकर वहाँ पर हमें अनिका की हालचाल उसके बारे में पूछकर आना चाहिए। हमें उसकी खबर लेनी चाहिए। जब तक हमें इस बारे में पता नहीं था, तब तक तो हम कुछ कह नहीं सकते थे। अब क्योंकि हमें इसके बारे में पता चल गया है कि अनिका को गोली लगी है, तो हमें एक बार उससे मिलकर आना चाहिए। अब नंदिनी फिर से अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई कहती है, अच्छा हुआ कि आकाश ने रोहित को कॉल किया, वरना अनिका कभी भी हमें इस बारे में नहीं बताती। पता नहीं कब यह लड़की सुधरेगी, कभी यह हमें अपना समझती भी है या नहीं। जब हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो वह ढाल की तरह सबसे पहले आकर खड़ी हो जाती है।
जब आकाश के मामले को ही देख लो, जब आकाश के एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो वह दिन रात यहीं पर पड़ी रहती थी। उसने आकाश को ऑपरेशन करने की भी कितनी कोशिश की, हालांकि श्रेया का क्या हाल हो गया था, लेकिन तब भी अनिका ने बड़ी ही बखूबी सब कुछ निभाया था, चाहे उसकी याददाश्त ही क्यों न चली गई थी। लेकिन जब उसे पता चला वह इस परिवार की बेटी है, तो उसने बखूबी ही अपनी सारी ड्यूटीज निभाई थी, और उसकी याददाश्त आने के बाद भी उसने हमें आकाश से भी उसी से ही मिलवाया था। आकाश की तो छोड़ो, हमारे घर की जितनी भी छोटी मोटी परेशानियां थी, सब में अनिका ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढती है, हमारी हर समस्या में वही हल निकालती है। लेकिन अब जहाँ पर हमें उसके बारे में पता होना चाहिए था, जहाँ हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए था, वहाँ पर अनिका ने हमें इसके बारे में कुछ भी बताना सही नहीं समझा। पता नहीं क्यों अनिका की इस बात से मुझे आज बहुत ही गुस्सा आ रहा है। अगर वह मेरे अभी सामने होती तो मैं अभी इसे इतना डांट लगाती कि वह उसके पास दो परिवार होने के बाद भी वह हम में से किसी को कुछ नहीं बताती। अरे हमारी तो छोड़ो पापा, वह तो उसने तो रोहित को भी नहीं बताया, जैसे अभी आकाश बता रहे थे। सोचो, रोहित तो अनिका से कितना ही प्यार करता है, तो रोहित के दिल पर ही क्या बीती होगी। पिंकी, यहाँ पर नंदिनी की यह सब बातें सुनकर अब करण भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है, हाँ यह तो है ही, लेकिन अब हम उसमें कर भी क्या सकते हैं। अब हम सिर्फ वहाँ पर जाकर मारवा हाउस में जाकर बस अनिका के हाल चाल ही पूछ सकते हैं, और सिर्फ इतना, अनिका को आगे ऐसा न करने के लिए कह सकते हैं। करण की यह बात सुनकर अब श्रेया और आकाश, नंदिनी तीनों ही उससे सहमत होते हैं। अब वह वहाँ पर जाने के लिए अब प्लानिंग बनाते हैं। नंदिनी की इन्हीं सब बातों का जवाब देते हुए अब सिद्धार्थ भी वहीं पर आ जाता है, और अब सिद्धार्थ भी कहता है, नंदिनी काफी रात हो चुकी है, सुबह होते ही हम सब मारवा हाउस जाएंगे। मारवा हाउस में जाने के बाद ही हम अब अनिका को इसके बारे में कह सकते हैं। तुम ज्यादा परेशान मत हो। यहाँ पर सिद्धार्थ का कहना भी बिल्कुल ठीक था, क्योंकि यह सबको पता था कि नंदिनी ही अनिका ने इन सबको न बताकर बहुत ही बड़ी गलती की है। लेकिन इन सब का कहना भी तो बहुत ही जायज था, क्योंकि यह सब अनिका से इतना सब प्यार जो करते थे। इन्होंने कभी भी अनिका को यह नहीं समझा कि भले ही अनिका की परवरिश गुलेरिया परिवार में नहीं हुई थी, लेकिन जब से उन्हें पता चला था कि अनिका करण गुलेरिया की बेटी है, तब से वह उसे दिलो जान से बहुत ही प्यार करते थे। इधर रोहित भी मारवा हाउस में, अब रोहित के फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। जैसे ही रोहित अब अपना फोन निकालकर देखता है तो यह मैसेज किसी और का नहीं बल्कि अनिका का होता है। अनिका का मैसेज देखकर रोहित बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि भले ही 2 दिन के बाद, लेकिन आज फाइनली अनिका ने रोहित को मैसेज तो किया था। अनिका के मैसेज देखकर उसके चेहरे पर जो खुशी आ जाती है, लेकिन रोहित की यह खुशी ज्यादा देर तक अब नहीं टिकती, क्योंकि जैसे ही रोहित ने उस मैसेज को पढ़ा तो उसमें अनिका ने लिखा था कि वह किसी काम से घर से बाहर जा रही है, उसे 2 या 3 घंटे वापस आने में लग जाएंगे। उसे वापस लौटने में आने के बाद ही अब वह रोहित से बात करेगी। अनिका ने उस मैसेज में ज्यादा कुछ नहीं लिखा था। अनिका का मैसेज पढ़ने के बाद अब रोहित अपने सिर पर हाथ मार लेता है और अब गुस्सा होते हुए कहता है, काश कोई ऐसी भी दवाई इसने बनाई होती कि जो अनिका को दी जा सकती। उसे बल्कि इतनी चोट लगी है कि फिर भी पिछले 2 दिनों से वह लैब में काम कर रही है। क्या वह कम था जो अब वह बाहर भी चली गई? रोहित ऐसे ही अपने में खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहता है, पर अगर रोहित का बस चलता तो वह अनिका को ना तो 2 दिन लैब में काम करने के लिए जाने देता और ना ही अभी इतनी रात को कहीं बाहर जाने के लिए जाने देता, क्योंकि पहले से ही रोहित को पता था कि यहाँ पर अनिका को कितनी आराम की जरूरत है। यह सिर्फ रोहित ही जान सकता था कि अगर
अगर अनिका टाइम पर आराम नहीं करती तो यह उसकी बॉडी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अब रोहित भी इसमें क्या ही कर सकता था, क्योंकि अनिका तो यहाँ से जा चुकी थी। अब रोहित बड़बड़ाते हुए कहता है कि पता नहीं यह कब मेरी बात सुनेगी, या सुनेगी भी या नहीं सुनेगी। वैसे भी यह मुझसे अभी भी नाराज है या नहीं, मुझे तो अभी तक इसके बारे में यह भी नहीं पता चल रहा है। मैं तो खुद इतना कंफ्यूज हो चुका हूँ कि मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस दिन के बारे में अनिका को अपनी गलतियों के बारे में सॉरी बोलकर अनिका को मनाऊं, या फिर अनिका की बात छुपाने के मामले में अब मैं अनिका से गुस्सा करूं। मैं तो इनसे तो मुझे खुद भी ऐसा बना दिया है। अब मैं तो खुद अपने ही डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि इसने मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया है। वैसे तो अनिका इतनी बड़ी खुद एक डॉक्टर थी, लेकिन खुद के लिए यह तक नहीं पता कि उसे कब आराम करना चाहिए और कम से कम उसे कब काम करना चाहिए। कम से कम पिछले 2 दिनों में इतने टाइम तक तो वह लैब का दरवाजा खोल चुकी होती। मैं उसे खाना वगैरह खिला देता, लेकिन नहीं, पता नहीं मेरे से वह कितना नाराज है। उसने तो मुझे लैब के अंदर तक घुसने नहीं दिया। यहाँ पर रोहित का सारा फ्रस्ट्रेशन उसके गुस्से के साथ बाहर निकल रहा था, लेकिन इसमें बेचारा रोहित करता भी तो क्या करता। इधर गुलेरिया हाउस में करण गुलेरिया भी अब तक अपने कमरे में जा चुके थे। करण गुलेरिया की भी बेचैनी आज बहुत बड़ी हुई थी। वैसे करण गुलेरिया यहाँ पर सोने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन आज उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अनिका से बात करने के बाद भले ही उन्हें कुछ टाइम के लिए रिलैक्स हुआ था, कुछ दिन अब वह अच्छे से सो भी पा रहे थे, लेकिन आज जैसे ही उन्हें पता चला कि अनिका को गोली लगी है, करण की बेचैनी अब और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। कहीं न कहीं वह इसका जिम्मेदार खुद को भी मानते हुए कह रहा था, पता नहीं यह लड़की क्यों मेरी बात नहीं सुनती है। मैं अब करण यहाँ पर खुद को कहता हूँ कि मैं एक बार स्वाति मल्होत्रा को तो खोने का गिल्ट आज तक भुगतता जा रहा हूँ, लेकिन अगर आज अनिका को कुछ भी हो जाता तो मैं फिर क्या करता। मैं अनिका को इतनी आसानी से अब अपनी जिंदगी से नहीं जाने दे सकता। आखिर अनिका ही मेरी और स्वाति की अपनी बेटी है, मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ। अब करण के दिमाग में ऐसे बहुत सारे सवाल आने लग गए थे कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसकी अनिका से अब दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि दमयंती देवी के बारे में, उसके दुश्मनों के बारे में कहीं न कहीं अब सब ठीक हो गया था। अब करण यह सोचने लग जाता है कि ऐसा कौन सा नया दुश्मन है जो अब अनिका के लिए नई फिर से दुश्मनी पैदा कर रहा है। कौन है जो अनिका के ऊपर ऐसे गोली चला सकता है, क्योंकि यहाँ पर करण को यह नहीं पता था कि वह गोली भूमिका पर चली थी या अनिका के ऊपर चली थी, लेकिन करण को सिर्फ यह पता होता है कि गोली अनिका के ऊपर चली है। इसलिए करण के दिमाग में भी बहुत सारे सवाल घर कर जाते हैं करण के पास यहाँ खोने के लिए। अब करण यहाँ पर अपने पास कुछ किसी भी चीज को नहीं खोना चाहता था। अनिका उसकी लाइफ में अब क्या मायने रखती थी यह सिर्फ करण ही जानता था। भले ही आज तक उसने अनिका को इसके बारे में कुछ नहीं बताया हो, लेकिन जब उसे पहली बार इस बारे में पता चला था कि अनिका करण और स्वाति मल्होत्रा दोनों की ही बेटी है, तो करण की खुशी का खुद करण बता सकता था, क्योंकि करण को उस टाइम जो खुशी मिली थी उसी टाइम से ही करण को जीने की एक नई चाहत भी हो गई थी, और इसीलिए करण आज तक अनिका की किसी बात को नहीं टाल पा रहे थे। वह कोई भी बात क्यों न हो, करण हमेशा अनिका के साथ एक ढाल बनकर रहना चाहते थे। लेकिन कहीं न कहीं रोहित की सिक्योरिटी को देखकर उसे रोहित के ऊपर भी इतना भरोसा था कि रोहित अनिका की देखभाल, अनिका को अच्छे से सपोर्ट कर सकता है। यहाँ पर अब करण बहुत ही कंफ्यूज होता है कि आखिर ऐसा कौन था जिसने अनिका के ऊपर गोली चलाई थी। लेकिन करण इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अब करण एक बार तो मन में सोचता है कि एक तो स्वाति मल्होत्रा के ही खुद के इतने दुश्मन थे, इसलिए तो स्वाति मल्होत्रा उससे दूर हो गई थी। काश उस टाइम ऐसा न हुआ होता, काश स्वाति मल्होत्रा की कोई भी दुश्मन ना होता। पता नहीं ऐसा कौन सी
ये सब स्वाति करने लग गई थी कि उसने अपनों आप से दूर होना पड़ा और कहीं न कहीं अब उसका यह रिस्क मुझे अनिका की जिंदगी के ऊपर भी लग रहा है। एक के बाद एक खतरा कहीं न कहीं या तो परिवार के ऊपर या अनिका के ऊपर आता ही रहता है। लेकिन अब इन सब से बचा कैसे जाए? मैं जानता हूँ कि अनिका में वह सब कैपेबिलिटी है, वह सब योग्यता है, वह इन खतरों से आसानी से लड़ सकती है। मैं यह भी जानता हूँ कि अनिका इतनी पावरफुल है कि अनिका इन सब चीजों से लड़ भी सकती है और एक अच्छा डिसीजन भी ले सकती है। पता नहीं क्यों मुझे अनिका को लेकर आज बहुत ही चिंता हो रही है। करण इसी सभी उधेड़ बुन में लगा हुआ था। एक तरफ जहाँ करण गुलेरिया इतना परेशान था, वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस में रोहित मारवा भी अभी परेशानी से इधर उधर चक्कर काट रहा था। अभी वो वहाँ पर नीचे ही हॉल में बने हुए इधर उधर चक्कर काट रहा था। अभी वह अपने कमरे में भी नहीं गया था। तभी आयशा मारवा अपने कमरे से आती है। आयशा मारवा देखती है कि रोहित वहीं पर डाइनिंग टेबल के पास इधर उधर की कहीं बेचैनी में चक्कर काट रहा है। तभी आयशा मारवा रोहित के पास आती है तो वो रोहित को देखते हुए कहती है, रोहित तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी रोहित अपने चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी नहीं आने देता, कहीं उसकी माँ को उसकी परेशानी के बारे में पता न चल जाए। इसलिए अब रोहित भी नॉर्मली बिहेव करते हुए कहता है, कुछ नहीं माँ, बस मैं ऐसे ही यहाँ पर खड़ा कुछ सोच रहा था। तभी आयशा मारवा कहती है, क्या कोई ऐसी बात हुई है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? तभी रोहित कहता है, नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि आयशा मारवा को अभी तक पता चल चुका था कि अनिका को गोली लग चुकी है और इसीलिए अब आयशा मारवा ने रोहित से पूछा कि क्या कुछ ऐसा हुआ है, तो रोहित ने साफ साफ इनकार कर दिया। यह सब देखते हुए अब आयशा भी समझ जाती है कि अभी भी वह उससे अनिका की गोली की बात को छुपाना चाहते हैं। अब थोड़ा सा हिचकिचाते हुए अब आयशा मारवा कहती है, रोहित मुझे कुछ ऐसा पता चला है, मुझे नहीं पता वह ठीक है या नहीं, क्योंकि 2 दिन से खुद आयशा मारवा ने भी तो अनिका को नहीं देखा था, क्योंकि अनिका तो लैब के अंदर काम कर रही थी। अभी 2 दिन के बाद जब आयशा मारवा को इसके बारे में पता चलता है तो अब वो रोहित से कहती है, रोहित मुझे पता चला है कि अनिका के हाथ पर गोली लगी है। क्या यह बात सही है या नहीं, या यह बात झूठ है? आयशा मारवा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अब रोहित एक पल के लिए तो हैरान हो जाता है कि माँ को इसके बारे में कैसे पता चला। तब आयशा मारवा रोहित के चेहरे की हैरानी को अच्छी तरह से समझ लेती है। अब वो उसको काम डाउन करते हुए कहती है, कुछ नहीं रोहित, मुझे भूमिका से पता चला है कि अनिका को गोली लगी है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह बात सच है या नहीं? तभी रोहित कहता है, रोहित बिना कुछ कहे ही बस हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। अब आयशा समझ जाती है कि यह बात सच है। अब कहीं न कहीं उसको भी बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब तक 2 दिन के बाद उसे परिवार में क्या हो रहा है यह सब पता चल रहा है। इसके बारे में वह बहुत ही चिंतित भी होती है। अब आयशा रोहित के कमरे की तरफ बढ़ने लग जाती है। आयशा मारवा को अपने कमरे की तरफ बढ़ता हुआ देखकर अब रोहित एकदम से हिचकिचा जाता है, क्योंकि रोहित बिल्कुल भी यह नहीं चाहता था कि आयशा मारवा को यह पता चले कि अनिका अभी वह अपने कमरे में नहीं है, बल्कि अनिका मारवा हाउस से बाहर गई है, वह भी इतनी रात को, क्योंकि उसे पहले ही बहुत ही चोट लगी हुई है। वो अपनी माँ को और भी परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए अब रोहित आयशा मारवा को रोकते हुए कहता है, माँ आप कहाँ जा रही हो? तभी आयशा मारवा कहती है, कुछ नहीं रोहित, मैं बस एक बार अनिका से मिलकर आती हूँ, मैं उसकी हाल चाल लेकर आती हूँ, वह ठीक है या नहीं। तुम लोग तो मुझे कुछ भी नहीं बताते हो, पता नहीं एक ही घर में रहते हो, हमें दिलों से इतने दूर कैसे हो गए? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें एक ही घर में रहते हुए अपनों के साथ क्या हो रहा है, मुझे पता तक नहीं चलता। आयशा मारवा की यह बात सुनकर रोहित भी बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि जो भी कुछ पिछले दिनों में हुआ था उसका
गुस्सा रोहित के अंदर था ही, लेकिन वह भी आयशा मारवा के सामने इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता था और न ही वह उसे बताना चाहता था। रोहित इस फीलिंग को अच्छे से समझ सकता था, क्योंकि 2 दिन से रोहित भी तो इसी फीलिंग से गुजर रहा था। अनिका ने भी तो उसे खुद नहीं बताया था कि उसे गोली लगी है। रोहित लेकिन अभी अपनी माँ को रोकते हुए कहता है, माँ, मुझे लगता है अनिका अब सो चुकी है। अनिका थोड़ी देर आराम कर ले, इसलिए खुद मैं भी यहाँ कमरे से बाहर आ गया था, क्योंकि मुझे अपना एक इम्पोर्टेंट कॉल करना था और मैं नहीं चाहता कि अनिका मेरी वजह से, यानी कि अनिका की नींद डिस्टर्ब हो जाए। आयशा मारवा को भी रोहित की यह बात ठीक लगी और आयशा मारवा सोचती है, क्या सच में अनिका सो रही है? तभी रोहित कहता है, हाँ माँ, उसने अपनी दवाइयाँ ली है। दवाई के असर की वजह से उसे जल्दी नींद आ गई, इसलिए अनिका अभी आराम कर रही है और अनिका सो रही है। सुबह जैसे ही वह जल्दी से उठे तो आप उसकी खबर ले लेना। आई थिंक अभी उसे सोने ही देना चाहिए। आयशा मारवा को भी रोहित की यह बात ठीक लगती है, लेकिन अब वो अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहती है, पता नहीं रोहित, तुम लोग इतने बड़े क्यों हो गए? तुम लोग हमें कुछ भी समझते हो या नहीं? मैं मानती हूँ अनिका किसी को कुछ नहीं बताती, लेकिन तुम्हें तो इस बारे में पता चल गया था ना? या उसने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया? अब आयशा मारवा की यह बात सुनकर रोहित बिल्कुल से शांत हो जाता है। वो आयशा मारवा से अपनी नजरें चुराने लगता है। अब रोहित मारवा इधर उधर अपनी नजरों से इधर उधर अपने गर्दन को घुमाकर देखने लग जाता है। रोहित को ऐसा बिहेव करते हुए देखकर अब आयशा मारवा समझ जाती है कि रोहित यहाँ पर कुछ छुपा रहा है। अब आयशा मारवा रोहित से पूछती है, रोहित, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या तुम मुझे उसका जवाब दोगे? आयशा मारवा की बात पर अब रोहित कुछ नहीं कहता। अब रोहित के इस एक्सप्रेशन को देखकर आयशा मारवा समझ जाती है कि यहाँ पर शायद अनिका ने रोहित को भी कुछ नहीं बताया है। अब आयशा मारवा चिंता के स्वर में कहती है, रोहित, यह सब क्या चल रहा है? क्यों अनिका किसी को भी कुछ नहीं बताती है? हम तो अनिका को कितना मानते हैं, अनिका से कितना प्यार करते हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि अनिका हम सबसे प्यार नहीं करती या वो हम सबसे केयर नहीं करती, लेकिन क्यों वो हमें अपनी इमोशंस किसी को नहीं बताती? क्यों वो अपना दुख दर्द किसी को नहीं बताती? आयशा मारवा के इन सवालों को सुनकर रोहित भी अब परेशान हो गया था। रोहित जानता था कि उसकी माँ आज जो कुछ भी कह रही है वह सही ही तो कह रही है, इसमें गलत भी क्या है? लेकिन यहाँ पर अब वह कुछ भी जवाब नहीं देता और बस वह सिर्फ इतना ही कहता है, माँ, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब अगर अनिका हमें नहीं बताना चाहती तो हम अब उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना? रोहित की इस बात पर अब आयशा मारवा भी हाँ में अपना सर हिला देती है और रोहित की इस बात को सुनकर अब आयशा मारवा भी उसके हाँ में हाँ भरती है और फिर कहती है, मैं इस बारे में अब अनिका से बात करूंगी, क्योंकि अगर हम सब एक ही घर में रह रहे हैं, अगर हम एक ही परिवार हैं और एक ही परिवार में रहते हुए भी इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर छुपाई जा रही है तो यह ठीक नहीं है। सोचो, अगर कल को कुछ हो भी जाता तो हमें तो इसके बारे में पता भी नहीं चलता, जैसे हमें अब पता नहीं चलता। अरे, अगर हमें अपने ही बच्चों के बारे में पता नहीं होगा तो और किसके बारे में पता होगा? आयशा मारवा को इतनी चिंता करते हुए देखकर अब रोहित उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, माँ, रिलैक्स, आप ज्यादा चिंता मत करो। अनिका बहुत ही समझदार है, वह सब चीजों को समझती है, वह इन सब चीजों को आसानी से हैंडल कर लेगी। मैं मानता हूँ अनिका ने गलती की है, अनिका ने हम सब से यह बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अभी भी उसके इस डिसीजन में उसका साथ देना चाहिए। रोहित की समझदारी को देखकर आयशा मारवा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है, क्योंकि यह बात तो आयशा मारवा भी जानती थी कि अनिका जितनी समझदार है उतना शायद कोई भी ना हो। अनिका हर डिसीजन बड़ा ही सोच समझ कर लेती थी। वह हर डिसीजन में अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने बच्चों सबको मद्देनजर रखकर कोई भी डिसीजन ले लेती थी और वह अपने
अपने परिवार के लिए अनिका कुछ भी कर सकती थी, इसमें कोई भी दो राय नहीं थी। अनिका ने यहाँ पर यह बात क्यों छुपाई थी? क्योंकि आयशा मारवा भी अब समझ जाती है कि अनिका हम सबको अपनी गोली लगने की वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। अब आयशा मारवा रोहित को कहती है, ओके रोहित, तुम भी अपना ध्यान रखना, और हाँ, अगर अनिका रात को जग जाए तो प्लीज उसका ध्यान रखना। मैं जानती हूँ कि तुमसे ज्यादा ध्यान अनिका का कोई भी नहीं रख सकता, लेकिन इस वक्त उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम ऐसा करो, तुम अब अपने कमरे में ही वापस जाओ। ऐसा कहने के बाद अब आयशा मारवा भी अपने कमरे की तरफ निकल जाती हैं, क्योंकि रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी, और इधर रोहित भी अपनी माँ को हाँ कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है।